गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारी रोड ट्रिप का छठा दिन। ये है हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप और आज हम फाइनली उत्तराखंड पहुंचेंगे। अभी हम दिल्ली में हैं, अभी जस्ट हम अपने होटल से निकले गुड़गांव से, लगभग आधा किलोमीटर पीछे था। अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड। यहाँ से हमारा आज का डिस्टेंस होने वाला है 284 किलोमीटर। रास्ते की बात करें तो अभी हम दिल्ली से निकलेंगे, फिर हम गाज़ियाबाद के साइड से जाएंगे, फिर हम मुरादाबाद रोड पे जाएंगे। उधर बड़े शहर तो मुझे खास पता नहीं, गजरौला, हापुड़ और ऐसे एक दो और शहर आएंगे। फिर मुरादाबाद के पास जाके हम एक लेफ़्ट मार लेंगे, मुरादाबाद रामपुर के यहाँ पे जाके एक लेफ़्ट मार लेंगे अंदर उत्तराखंड जाने के लिए और फाइनली उत्तराखंड पहुँचेंगे। रास्ता होने वाला है 6 घंटे का एज़ पर गूगल और किलोमीटर होने वाले हैं 285। सो 285 किलोमीटर पार करके आज हम फाइनली पहुँचेंगे उत्तराखंड। बने रहिए हमारे चैनल पे। और ये दिल्ली मेट्रो का अर्जनगढ़ स्टेशन आ गया, यहीं पर रेड लाइट आ गई तो 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इसलिए भीड़ भाड़ है। घिटोरनी एरिया के आसपास से निकल रहे हैं और हमें आगे जाना है। आगे जाके अपने को औरोबिंदो मार्ग पकड़ना है, महरौली के वहाँ से। अब उस रास्ते की अच्छी बात क्या है कि उस पर औरोबिंदो मार्ग से जब हम वहाँ जा रहे होंगे एम्स की साइड, तो वहाँ एक कंपनी ओन्ड बीपी पंप आता है, तो वहाँ हम अपना टैंक फुल करा लेंगे, डीजल लबालब करा लेंगे, तो आई थिंक लगभग उत्तराखंड तक चल जाएगा। वैसे यूपी में सस्ता है, बट अब यूपी में कहीं पंप मिले, कंपनी ओन्ड ना मिले, मुझे पता नहीं है। मैं बहुत साल बाद इस रूट पे जा रहा हूँ। आई थिंक हैदराबाद से आने के बाद बीच में एक बार मैं गया था, अदरवाइज़ मैं नहीं गया, तो काफ़ी साल हो गए, तो मेरे को पंप्स का इतना आइडिया नहीं है। यहीं पे है एक दिल्ली के अंदर कंपनी ओन्ड, तो उससे भरा लेंगे लबालब और फिर आगे चलेंगे। घिटोरनी के पास रेड लाइट पे खड़े हैं और ये बड़ा जाना पहचाना एरिया है। यहाँ मैं बहुत आया हूँ बिकॉज़ ये जो ऊपर मेट्रो स्टेशन है ये गुड़गांव जाता है और मैं जहाँ रहता था साकेत, वहाँ से गुड़गांव आता था। सो बहुत बार जब मेरी कैब मिस हो जाती थी या कुछ हो जाता था तो मैं मेट्रो में आता था, तब मैं इसी से आता था। और सामने आई थिंक छतरपुर नहीं, आई थिंक घिटोरनी वाला स्टेशन ही होगा, सुल्तानपुर। हाँ, इसके बाद घिटोरनी आता है। सो घिटोरनी पीछे रह गया, ये सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन आ गया है। ये पूरा एरिया बहुत जाना पहचाना है, बहुत साल मैं इससे गया हूँ बिकॉज़ मैं कैब से भी आता था तो यही रोड थी। अगर मेट्रो से आता था तो ऊपर से आता था, अगर ऑफिस कैब से आता था तो यहीं से कैब जाती थी गुड़गांव साकेत से जाते हुए। बाद में जब हम वसंत कुंज चले गए, वहाँ से फिर दूसरा रास्ता है जो कल हम आए, NH48 वाला। बट उससे पहले बहुत साल, कम से कम 8-9 साल गया हूँ मैं इस रास्ते से। चलिए पुरानी यादें ताज़ा करते हुए निकल रहे हैं दिल्ली से। स्टैंड दिख गया, जितना मुझे याद है अपने पुराने दिनों से, ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन का बस स्टैंड है। हाँ, लिखा भी वही है, यहीं राइट में है मेट्रो स्टेशन, बट ये पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा, पीछे में है। वेज बिरयानी बिक रही है। ये दिल्ली में ऐसे होता है, जैसे आपको हैदराबाद साइड आप जाओगे तो इडली, डोसा, दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, ये सब मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे वेज बिरयानी, दाल कचौड़ी, मोट कचौड़ी, ये सब वाले मिलेंगे। दिल्ली की खास बात है, अब जैसे मैंने बचपन भर ये खाया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब जैसे कोकोनट वाले भी होंगे, बट ये कोकोनट देखो आप, ये उतने फ्रेश नहीं दिखेंगे आपको बिकॉज़ ये अब ऑब्वियसली कहाँ से आए हैं, कर्नाटका या गुजरात से आए होंगे, 3-4 दिन लगे होंगे कम से कम आने में, इसलिए वहाँ पे आप कोकोनट लोगे एकदम फ्रेश मिलेगा आपको। कहीं कुतुब मीनार दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम कुतुब मीनार के साइड से ही निकल रहे हैं, बट पेड़ वेड़ हैं तो दिख नहीं रहा। अब कुतुब मीनार से आगे औरोबिंदो मार्ग पे अपने को वो मिलेगा पेट्रोल पंप, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ डीजल भराते हैं पहले तो। देखिए ये वाला कट आ गया औरोबिंदो मार्ग जाने के लिए। यहाँ से अगर थोड़ा पहले से राइट हो जाते तो लाडू सराय साकेत की साइड चले जाते हैं। आगे से भी जा सकते हैं, आगे से भी दिखा रहा है, बट मेन साकेत का कट तो पीछे ही था। अब हमें जाना है इस साइड, औरोबिंदो मार्ग की साइड जाना है, जो ग्रीन पार्क, एम्स और कहाँ होते हुए जाता है, IIT, ग्रीन पार्क, अर्चिनी, एम्स होते हुए जाएगा और वहीं पे ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के पास अपने को डीजल भराना है। निकल रहे हैं, यहाँ NCERT का ऑफिस है, आप देख सकते हो, उधर लिखा है NCERT, जो इंडिया में एजुकेशन बुक्स पब्लिश होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड CBSE और बाकी सेंट्रल बोर्ड यूज़ करते हैं, ये उन बुक्स को पब्लिश करते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, आई थिंक यही होता है इनका फुल फॉर्म। और अब जिस एरिया से हम लेफ़्ट में गुजर रहे हैं, ये है इंडिया के मोस्ट प्रीमियर कॉलेजेस में से एक, IIT दिल्ली, और इसका मेन गेट आगे आएगा, बट ये IIT दिल्ली है। ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन सब के क्वार्टर्स हैं, और आगे मेन गेट आएगा। मतलब मेन गेट तो दूसरी साइड पे है, बट यहाँ पे भी गेट नंबर 2 या 3 आता है, वो सबसे मेन गेट तो नहीं है, बट उसके बाद वाला ये है। दिखाओ इधर दिखाओ, साइड से दिखाओ, ये आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली,
सो ये IIT दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं हम। इसका मेन गेट जैसे कि मैंने बताया आगे से लेफ़्ट में जाके, बट अपने को लेफ़्ट नहीं जाना, हमें सीधा जाना है। सो हम आगे निकल जाएंगे, आगे ग्रीन पार्क और हौसखास की साइड। ये लेफ़्ट से इधर निकल जाएगा रास्ता वसंत विहार की साइड, जहाँ पे इसका मेन गेट भी आएगा। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, इंडिया गेट सीधा है, मेडिकल सीधा है, सफदरजंग हॉस्पिटल सीधा है, ग्रेटर कैलाश सीधा है। अपने को लगभग एम्स तक जाना है। एम्स जाके फिर हम लेफ़्ट ले लेंगे नोएडा वाला, और फिर नोएडा की साइड निकल जाएंगे। हम साउथ दिल्ली का बहुत अच्छा एरिया हौसखास और ग्रीन पार्क वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं। अभी हौसखास है, इसके थोड़े से आगे में ग्रीन पार्क आ जाएगा। इस एरिया से भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, बिकॉज़ मेरा स्कूल यहीं पे था। मेरा स्कूल इधर आगे लेफ़्ट में था, SDA सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं, उसमें था। यही बस स्टैंड था। कई बार मैं इस पे उतरता था, कई बार एक आगे वाले पे उतर जाता था। इन दोनों में से किसी भी एक में उतर के यहाँ से अंदर लेफ़्ट में जाना पड़ता था, तो मेरा स्कूल आता था। इसलिए ये जगह मुझे याद है। 501 नंबर बस आती थी, मैं साकेत से आता था, वो बस मोरी गेट तक जाती थी, बट अपने को यहीं उतरना होता था ग्रीन पार्क में। और पास बनता था, स्टूडेंट पास 50 रुपये का 3 महीने के लिए। उसमें आप कहीं से कहीं भी जाओ, DTC मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट की गवर्नमेंट बसेस में। बड़ा सही सिस्टम था। यही है, सामने दिख गया ये बस स्टैंड। यहीं मैं उतरता था, यही लेफ़्ट है जिससे मैं अंदर आता था। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो मेरा स्कूल आ जाता है। यहाँ चर्च है इस कट पे, मुझे यही याद है। चलिए, ये ग्रीन पार्क आ गया। अब चलते हैं आगे एम्स की ओर। अब अपना पेट्रोल डीजल वाला भी आने वाला है, यहीं से 1 किलोमीटर में है। ये आप देख सकते हैं, हमने हल्का सा लेफ़्ट मार लिया। यहाँ MCD का ऑफिस है। मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट यहीं बना था, बिकॉज साकेत वालों का यहीं है। तब मेरा कज़न एक रहता था, वो आया था बनवाने के लिए, मुझे याद है। एक्चुअली बन तो हॉस्पिटल से जाता, नाम चेंज कराना था, बिकॉज जब बेबी पैदा हुआ था नाम फाइनल नहीं था, तो हमने पहले बेबी ऑफ सीता शर्मा रखवाया था, और फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, ये बना, हाँ, मतलब विक्रांत बिलवा से करके नाम डलवाया के डीजल पंप पे। और यहाँ तो बोर्ड नहीं दिख रहा, बट आगे उधर में लिख रहा है, हाँ, उधर कोने में लिखा है BP कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप। यहाँ डीजल भराएंगे, टैंक लबालब यहाँ है। ओह, यूपी से सस्ता है, 87 है, वहाँ हमने 89 कुछ का भराया था। चलिए भराते हैं। ये इस ट्रिप में दिल्ली में हम पहली बार डीजल भरा रहे हैं, तो डीजल दिल्ली का रेट है 87.62, कम है हमारे यहाँ से तो 10 रुपये कम है, बट हमने जो यूपी में भरा है उससे भी 1-1.5 रुपये कम है। और ये कंपनी ओन्ड पंप है, वहाँ पे लिखा हुआ है BP ग्रीन पार्क कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट। सो ये कोको पंप है, और यहीं से टैंक फुल कराएंगे, और ये हमारा टैंक 2-3 दिन चलेगा होपफुली। ये हमारा टैंक ऑलमोस्ट खाली था, 41 लीटर 41.36 गया, ऑलमोस्ट 3623 रुपये का गया। चलिए भरा लिया, अब रास्ते भर टेंशन फ्री। गुरुद्वारा आ गया, लेफ़्ट में एक ग्रीन पार्क का गुरुद्वारा आ गया, गुरुद्वारा सिंह संगत साउथ दिल्ली। और अब हम मेडिकल से बस लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अब लगभग 2-3 किलोमीटर हमें आगे इस रास्ते में जाना है, फिर एक रास्ता नोएडा के लिए राइट में कटेगा। आई थिंक वही लेना है, आई एम नॉट 100%, अभी पूरा मैप मुझे दिख नहीं रहा आगे तक का, बट जितना मुझे पहले का याद है यही है कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाके हम एक राइट मार लेते थे नोएडा साइड जाने के लिए, और फिर नोएडा जाने के बाद हापुड़ वापुड़ निकल जाते थे। तो एम्स का कॉम्प्लेक्स आ गया ये, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, तो उनके नाम भी देखें। एम्स मेन राइट में है इधर, इस साइड में एम्स है, और बाकी इस साइड सफदरजंग और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वाला ये एरिया है। यहाँ दवाइयों की दुकानें दिखाओ, इधर कितनी सारी हैं। अगर दिल्ली में कहीं दवाई ना मिले, आप यहाँ आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, आप सुबह आओ शाम को आओ, ये कोई ना कोई दुकान आपको खुली मिल जाएगी दवाइयों के लिए। वैसे तो आजकल आसान है, आजकल किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ मिल जाती है, बट मुझे याद है एक टाइम होता था जब दिल्ली के लोग यही बोलते थे कि अगर रात को दवाई चाहिए या कुछ अर्जेंसी में चाहिए, आसपास दुकान खुली नहीं है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ मिल जाती थी। और ये एम्स का राउंड अबाउट आ गया, यहीं कहीं आगे से अपने को नीचे राइट होना है, बट अभी थोड़े आगे से है शायद। पहले यहाँ पहले से ही कट बताता था, इस बार थोड़ा आगे से बता रहा है। मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, शायद इसलिए भी होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है। यहाँ लेफ़्ट में एक बड़ा अच्छा दिल्ली हाट आता है, और दिल्ली हाट में यहाँ वो बड़े अच्छे मिलते हैं। लेफ़्ट दिखाओ, क्या बोलते हैं, मोमोज़ वगैरह, यहाँ रीजनल खाना मिलता है हर स्टेट का। लेफ़्ट दिखाओ, ये दिल्ली हाट बना हुआ है, यहाँ बहुत फॉरेनर्स वगैरह, फॉरेनर लोग भी आते हैं। कल्चरल चीज़ें मिलती हैं छोटी मोटी, और खाना बड़ा अच्छा मिलता है। आसामी थाली खा सकते हो आप। मेरे को तो बेस्ट नागालैंड की थाली लगती थी, नागालैंड और मेघालय, उनके मोमोज़ मुझे सबसे बढ़िया लगते थे, तो मैं वही खाने आता था। इस बार टाइम नहीं हुआ, एक बार पहले जब हम दिल्ली आए थे तो हम आए थे खाने, इस बार इतनी जल्दीबाजी में था, थोड़ा अपना पर्सनल काम भी था तो हो नहीं पाया। चलिए फिर कभी आएंगे।
आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि नीचे से लेफ़्ट लेना है। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया और ये आगे से राइट नीचे मतलब रोड राइट को घूमेगी और हम राइट की साइड चले जाएंगे बिकॉज़ ऊपर फ्लाईओवर है और हमें फ्लाईओवर के नीचे से राइट होके दूसरी साइड जाना है और वो कहीं हमें आई थिंक उस पर ले जाएगा। ये जो नया बारापुल्ला बना था कुछ साल पहले नोएडा जाने वाला रास्ता, आई थिंक उस पर अपने को कनेक्ट कर देगा। अब इतना नहीं था बट इस बार बड़ा अच्छा ये दिख रहा है कि हर जगह तिरंगा लगाया हुआ है, हर बड़े गवर्नमेंट ऑफिस के वहाँ पे। अब पता नहीं है सामने ये आ गया है तो आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं, ये एक गाड़ी आ गई है बट ये इस फ्लैग की बात कर रहा था मैं कि हर जगह फ्लैग आजकल। वहाँ क्या बोलते हैं कौन से सर्कल पे थे कल हम, धौलाकुआ के सर्कल पे। ओ वाह कितना अच्छा लग रहा है। अभी वो सामने दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है, पहले वो गाड़ी आ रही थी बीच में तो दिख नहीं रहा था। वाह बहुत सही बहुत सही बहुत सही। दिल्ली की खासियत आखिरकार दिल्ली राजधानी है पूरे भारत की, तो यहाँ वाला हिसाब किताब तो अब कहीं और क्या ही होगा। चलिए जय हिंद। दिख रहा है ये बारापुल्ला है, सराय काले खान। हाँ सराय काले खान की साइड जा रहा है। ये बारापुल्ला फ्लाईओवर है, ये इसलिए बनाया गया था पहले ज़माने में क्या था दिल्ली में पुराने टाइम पे, इधर से नोएडा जाने में घंटों के घंटे लग जाते थे, इतना ट्रैफिक और भीड़ भाड़ होती थी। सामने एक और तिरंगा बहुत बढ़िया। और ये स्टेडियम है कोई, आई थिंक ये कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम बना था स्टेडियम, मैं नाम तो भूल गया इसका, झंडे के लेफ्ट में। बट ये बारापुल्ला की कहानी मैं बता रहा था आपको। तो ये इसलिए बना था जो दिल्ली से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक था उसको बड़ी दिक्कत थी, 3-3 घंटे 3.5-4 घंटे लग जाते थे यहाँ से नोएडा जाने के लिए। तो फिर ये रोड बनाई गई और ये स्पेसिफिकली नोएडा जाने के लिए इसमें बस 2-3 जगह एग्ज़िट आता है। एक आई थिंक डिफेंस कॉलोनी का एग्ज़िट आता है, एक सराय काले खां का एग्ज़िट आता है। ऐसी 2-3 ही एग्ज़िट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। अदरवाइज ये रोड सीधा पूरा नोएडा निकालता है, DND के पास जाके उतारेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्पेशली हम जैसों के लिए अच्छा है जो दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड साइड यूपी साइड जाने वालों के लिए बड़ी सही चीज़ है, सीधा आगे उतारता है। सो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा अलग रास्ता बता रहा है। नॉर्मली क्या होता था जहाँ ये ख़त्म होता था वहाँ पे अपने को ये बोलता था कि उस पे जाओ, DND पे जाओ, दिल्ली नोएडा रास्ते मतलब एक्सप्रेसवे पे जाओ। आई थिंक बिकॉज हम मोस्टली हैदराबाद जाते हैं तो वो वाला बताता है। आज हमें उत्तराखंड साइड जाना है तो ये आगे से लेफ़्ट होने को बोल रहा है सराय काले खां वाला एग्ज़िट लो और सराय काले खां की साइड जाओ। वहाँ से फिर आई थिंक ये वेस्टर्न जो नया ये क्या बोलते हैं ग्रेटर नोएडा भी नहीं, क्या वेस्टर्न नोएडा या कौन सा नोएडा बना है नया वाला, नहीं आई थिंक उधर ले जाएगा। एक नया नोएडा का एरिया है, मैं नाम अभी भूल गया, वहाँ बहुत घर बने थे एक साथ कुछ साल पहले। उस एरिया को क्या बोलते थे, न्यू नोएडा नहीं कुछ बोलते थे, ग्रेटर नोएडा। नहीं ग्रेटर नोएडा अलग है, वो अलग है। बट चलिए मैं अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में वो बताने के लिए, बट हाँ नोएडा की साइड ही ले जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं। नहीं ईस्टर्न पेरिफेरल अलग है, वो तो हाईवे है मैडम, जगह का नाम नहीं है। वेस्टर्न गाज़ियाबाद या वेस्टर्न नोएडा ऐसे कुछ बोलते थे, उस साइड की रोड पे ले जा रहा है ये। अब अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेने को बोल रहा है, तो सराय काले खां वाली रोड पे इसने डाल दिया है। इसके बाद अब ये ले जाएगा अल्टीमेटली ही नोएडा, बट नोएडा के दूसरे कोने में ले जाएगा। वो दूसरी वाली रोड अपने को नॉर्मली ग्रेटर नोएडा साइड ले जाती है। जब हमें हैदराबाद जाना होगा तो उसी साइड से ही जाएंगे, मतलब ग्रेटर नोएडा की साइड से ही जाएंगे, बट अभी के लिए हम इधर जा रहे हैं। काले खां का बस टर्मिनल है और यहाँ पे भी मेट्रो बन रही है शायद, दिल्ली मेरठ, अच्छा RRTS बन रही है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसी कुछ नाम है। सो ये RRTS का कोई बहुत बड़ा स्टेशन बन रहा है, आप देखो कितना बड़ा लग रहा है। और ये सराय काले खां है। दिल्ली में क्या है, बिकॉज दिल्ली इतना बड़ा है तो यहाँ 3-4 बस टर्मिनल हैं। अब जो सराय काले खां है जितना मुझे ध्यान है यहाँ से बस जाती है राजस्थान साइड के लिए। वैसे अगर आपको यूपी उत्तराखंड साइड जाना है तो वहाँ से जाती है आनंद विहार से, और अगर आपको पंजाब और हरियाणा जाना है तो कश्मीरी गेट से जाती है। ऐसे 3-4 अलग मेजर बस टर्मिनल हैं और अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग जगह से जाती है। पहले एक कश्मीरी गेट ही होता था जब मैं छोटा था, और वहाँ तो उस ज़माने में क्या भीड़ होती थी, माँ कसम बच्चे खो जाते थे, ऐसा हाल था। तो बाद में जब दिल्ली बड़ी हुई तो लोगों ने डीकंजेस्ट करने के लिए उसको अलग अलग 3-4 बना दिए। सो अब सही है। चलिए आज ट्रैफिक ठीक ठाक दिख रहा है, आगे आप देख सकते हैं राजघाट, आनंद विहार, गाज़ियाबाद वाला कट दिखा रहा है। आई थिंक अपने को गाज़ियाबाद वाला कट लेना है, राजघाट तो हम नहीं जाएंगे, राजघाट सीधा है। राजघाट हम जाते हैं अगर अपने को पंजाब साइड जाना होता तो पंजाब साइड वाला रास्ता वहाँ से जाता है, बट अपने को जाना है उत्तराखंड की साइड यूपी होते हुए, तो ये हम आनंद विहार और गाज़ियाबाद वाला कट ले लेंगे राइट। अब आप देख सकते हो ये यमुना नदी आ गई है इधर, ये यमुना है। अभी यहाँ थोड़ी यमुना गंदी दिखती है बिकॉज ये दिल्ली के बीच से है, सो दिल्ली का जितना भी ट्रैफिक है वो इसने, मतलब दिल्ली का ट्रैफिक कह रहा हूँ सॉरी, दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो इसमें आ गया है, मिक्स हो गया है, इसलिए थोड़ी वो लग रही है। और यहाँ थोड़ी छोटी भी लग रही है,
वहाँ आगरा साइड काफ़ी बड़ी लग रही थी। यहाँ भी बड़ी है। बड़ी है, हाँ। तो ये हम यमुना पार कर रहे हैं। यमुना पार कर रहे हैं मतलब अब थोड़ी देर में बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, बिकॉज़ कई जगह तो यमुना ही बॉर्डर है, बट यहाँ यमुना बॉर्डर नहीं है, यहाँ थोड़ा आगे। सो चलिए जा रहे हैं हम गाज़ियाबाद। अब अपने को यहाँ से ये लेफ़्ट जाने को बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। रोड 2 रोडें हैं, अब कौन सी पे बोल रहा है ये? इस साइड। कौन सा वाला बेबी? ये वाला? यही सही है, ये वाला ना। हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन था बिकॉज़ यहाँ 4 अलग अलग लेने हैं। एक एकदम लेफ़्ट है, एक ये वाली है, एक इससे राइट है। बट अपने को जो, हाँ, मुरादाबाद बोल रहे हैं ना, हम सही पे आए हैं बिकॉज़ अपने को मुरादाबाद साइड जाना है। मुरादाबाद के जस्ट बाद अपना वो कट आएगा, उत्तराखंड का कट, वो मुरादाबाद पे ही आता है, तो सही है। मुरादाबाद यहाँ से 159, टोटल डिस्टेंस अपना रह गया है 259, 260 किलोमीटर, 5 घंटे का रास्ता। उधर आप देख सकते हो वो अक्षरधाम का मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दूर से ही देख पा रहे हैं हम। मैं कभी गया नहीं हूँ, वाइफ और बेटा गए हैं एक बार ये लोग घूमने आए थे किसी ट्रिप पे। मैं तो नहीं गया, बट मैंने सुना है बड़ा अच्छा है। मैं गांधीनगर वाले उस पर गया हूँ, गांधीनगर में, गुजरात में जो, हाँ, अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर, गांधीनगर में है अक्षरधाम, वो भी इसी की ही ब्रांच है शायद, उसमें मैं गया हूँ। यहाँ मैं नहीं गया। सामने अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर को नमन करते हुए जाते हैं आगे। ने एक और बोर्ड आ गया है, हापुड़ है यहाँ से 49, अपने को हापुड़ जाना है। मेरठ 66 है, मेरठ नहीं जाना, आई थिंक आगे कहीं मेरठ के लिए रास्ता अलग हो जाएगा, बट हापुड़ हमें जाना है। हापुड़ स्ट्रेट बता रहा है 49। पहले हापुड़ आएगा, फिर आई थिंक गजरौला आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा गंगा, क्या बोलते हैं, गढ़गंगा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जहाँ गंगा जी मिलती हैं, ब्रज घाट बोलते हैं या गढ़गंगा बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं, मैं जगह का नाम भूल गया। बट उस जगह में क्या है, गंगा जी मिलती हैं। और दिल्ली से इधर यूपी जाते हुए सबसे पास वाली जगह है जहाँ गंगा जी आती हैं, तो वहाँ तीर्थ स्थल है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं डुबकी मारने के लिए, जैम वैम रहता है थोड़ा। सो वो आएगा, उसके बाद फिर मुरादाबाद आएगा, रामपुर मुरादाबाद की साइड निकल जाएंगे हम। बट मुरादाबाद शहर में नहीं जाएंगे हम, बाईपास कर जाएंगे और फिर एक छोटी अंदर उत्तराखंड जाने वाली रोड आ जाएगी। है 12:30, 12:30, और हमें हमारे होटल से निकले हुए हो गए हैं 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है। टाइम लगा है अपने को 1 आवर 16 मिनट्स। ये यहाँ पे NE3 दिखा रहा है, नेशनल एक्सप्रेसवे 3। अब ये कहाँ से कहाँ जाता है ये तो मुझे नहीं पता, बट थोड़ी दूर के लिए इसने ये दिखाया तो हम इस पर मज़े से चल रहे हैं। इस पर 100 की स्पीड लिमिट है। अब 2.9 मतलब लगभग 3 किलोमीटर में हमें एक लेफ़्ट मारना है। NH9 पे कह रहा है ये गूगल की, नेशनल हाईवे 9 पे हमें जाना है उससे। चलिए देखते हैं। तो उतर रहे हैं और अपने को लेफ़्ट लेना है और नेशनल हाईवे 9 पे जुड़ना है कह रहा है। ये थोड़ा जो रास्ता दिखा रहा है अपने को, नेशनल हाईवे 9 जाता है मलौट पंजाब से पिथौरागढ़ उत्तराखंड तक। ये मान लीजिए वेस्ट ईस्ट हाईवे है, मतलब वेस्ट से शुरू होता है पंजाब में और ईस्ट में पिथौरागढ़ तक जाएगा। और पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ शहर है, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। अब अपने को ये लेफ़्ट लेना है। आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है NH9 बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है NH9 हापुड़। अपने को यही वाला लेना है। सो चलिए ये लेते हैं और आगे जाते हैं। अल्मोड़ा जाने के लिए भी लेफ़्ट है, नैनीताल के लिए भी लेफ़्ट, और आदि कैलाश जाने के लिए भी लेफ़्ट है। आई थिंक आदि कैलाश वो जगह है जहाँ मेन कैलाश तो नहीं है, मेन कैलाश तो वहाँ है, कहाँ है, तिब्बत में है, मतलब चाइना में है। आदि कैलाश उत्तराखंड में ही कहीं है। चलिए निकलते हैं। 28 किलोमीटर है, बरेली 228 है और हल्द्वानी है 236। पता नहीं कोई कितना महान इंसान है, ऐसे हाईवे के बीच में यू टर्न लेने, मतलब वापस जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सलाम है ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी पे, सलाम है, सलाम। ये आज कुछ अजीब सा होते जा रहा है अपने साथ। मैं गाड़ी खींचता जा रहा हूँ, टाइम बढ़ता जा रहा है, अराइवल टाइम ये 5 घंटे से नीचे ही नहीं आ रहा, और आधे घंटे पहले भी 5 घंटे था, अभी 5 घंटे। तो इसका आई थिंक क्या है, अभी बीच में एक वार्निंग आई थी, आई थिंक आगे कहीं क्रैश हो रखा है और जिसकी वजह से बहुत तगड़ा जैम है कहीं इस रास्ते पे। उसी के चक्कर में टाइम बढ़ता जा रहा है। बिकॉज़ मुझे गाड़ी आधे घंटे पहले भी ये 5 घंटे 5 मिनट बोल रहा था, उसके बाद मैं आधे घंटे गाड़ी चला चुका हूँ, कोई जैम नहीं आया, तब भी ये टाइम बढ़ा है। मतलब आगे कहीं ना कहीं तगड़ा कम से कम 15 मिनट का जैम है, अदरवाइज़ ये इतना बढ़ता नहीं। बट चलिए अब जो भी है अपने को पार करके ही जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। चलिए MASURI, बट मसूरी की स्पेलिंग तो अलग थी, MUSSORIE, और वो तो देहरादून के पास है।
ये कोई और मसूरी है शायद, हमें कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ बिरयानी वाले दिखने लगे। अमरोहा 105। सो हम अमरोहा भी पार करेंगे, मैं बताना भूल गया आपको, हमारे रास्ते में अमरोहा भी आएगा। हापुड़, अमरोहा, गजरौला, मुरादाबाद, और फिर हम ये हाईवे छोड़ देंगे। चलिए, लखनऊ का बोर्ड दिखा हमें इस ट्रिप में, पहली बार दिखा शायद, पहले कहीं दिखा, पहले कहाँ दिखा था? दूसरी बार जब आप अच्छा, आगरा के पास वहाँ दिखा था। हाँ, जब आप पहले वाला बोर्ड, हाँ वहाँ पे भी था। वहाँ पे भी लखनऊ दिखा। अच्छा, 476 है लखनऊ यहाँ से। वैसे ये रास्ता भी जाता है दिल्ली से, अगर आपको लखनऊ जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप लखनऊ एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो 6-7 घंटा लगेगा, यहाँ से जाएंगे तो आई थिंक 9 घंटा लगेगा। आपको उत्तराखंड रोडवेज़ की बस दिख रही है और ये जा रही है टनकपुर, बनबासा, दिल्ली। अब टनकपुर मुझे इसलिए ध्यान है बिकॉज टनकपुर है बॉर्डर एरिया, वहाँ पड़ता है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, और वहाँ बहती है महाकाली नदी, जिसे नेपाल में महाकाली बोला जाता है, इंडिया में शारदा बोला जाता है, और वो मतलब बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल का। यहाँ पे एक KMVN का होटल है, मतलब कुमाऊं मंगल विकास निगम, ये एक टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कुमाऊं एरिया की, उत्तराखंड की। तो वहाँ पे वो सरकारी गेस्ट हाउस है उनका, मतलब होटल है टनकपुर में। एक बार मैंने एक हैदराबाद की ट्रिप प्लान करी थी, हैदराबाद से उत्तराखंड की ट्रिप प्लान करी थी, जिसमें मैं टनकपुर जाने की सोच रहा था, बिकॉज टनकपुर के आसपास भी काफ़ी एरियाज़ हैं। आप पिथौरागढ़ जा सकते हो, मुनस्यारी जा सकते हो, थल जा सकते हो, बैजनाथ जा सकते हो, सो काफ़ी एरियाज़ हैं। तो ये बस देख के मुझे वही याद आ गया, ये तो जा रही है, काश हम भी इसी में बैठे होते, जा रहे होते टनकपुर। इधर कोई टोल प्लाज़ा है और उसका जाम देखो आप कितनी दूर तक आया हुआ है। ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा जाम है। अब ये टोल की वजह से ही है या क्या है पता नहीं, बट आगे लिखा हुआ है फी प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा, मतलब शायद उसी का होगा। चलिए, अब जो भी होगा, अपने को निकलना यहीं से, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इधर जैम है बट ये ट्रकों का ही कुछ है, ये ट्रकों को लग रहा है नो एंट्री करा हुआ है, इसलिए इस टोल प्लाज़ा पे बहुत ट्रक खड़े हैं, कम से कम 150, 200, 500 ट्रक तो हैं। बहुत लंबी लाइन बनी हुई है और खड़े हैं। आगे बस गाड़ियाँ जा रही हैं, और ट्रकों की वजह से क्या हुआ है, ये आधी रोड ऑक्यूपाई हो गई है, बिकॉज ट्रकों को जाने नहीं दे रहे, तो ट्रकों को खड़ा होना पड़ रहा है साइड में। सो जो जगह है वो पूरी उनसे भर गई है, इसी कारण से ही जाम है। और यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, ये नहीं जाने दे रहे आगे ट्रकों को। सो कुछ है, पता नहीं क्या है। अब देखिए, जैसे यहाँ आके खाली हो गया, सो टोल प्लाज़ा में जाम नहीं है, टोल प्लाज़ा तो खाली है, बट ट्रकों को पीछे खड़ा करा हुआ है, इसलिए जाम है। पास आ गए, इधर लिखा हुआ है हैंडलूम नगर पिलकुआ। पिलकुआ मुझे इसलिए याद है बिकॉज यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर आएगा, और जब मैं पहले दिल्ली में था ये फ्लाईओवर बन रहा था, और यहाँ बहुत भयंकर जाम होता था। मतलब 2-3 साल जब मैंने गाड़ी ली और मैंने ड्राइविंग करी यहाँ पे, 2 साल करी शायद गाड़ी लेने के बाद दिल्ली में, तो बहुत जाम होता था यहाँ पे। अब ये फ्लाईओवर बन गया तो होपफुली पिलकुआ का वो जाम नहीं रहेगा। पहले इसलिए अपने को यहाँ से कॉर्बेट जाने में 8-9 घंटे लगते थे, दिन में 9 घंटे तो लग ही जाते थे, रात में जाओ तो 5-6 घंटे में पहुँच जाते थे, बिकॉज रात को जाम नहीं होता। तो रात को हम क्या करते थे उस ज़माने में, हम 2-3 बजे निकलते थे घर से, ताकि रात का ये जाम निकाल पाएँ और यहाँ से फटाफट आगे निकल जाएँ। चलिए चलते हैं। ये मतलब दिल्ली से तो नहीं, गुड़गांव से जहाँ से हम निकले थे, वहाँ से लगभग 85 किलोमीटर्स हम आ गए हैं। अब आई थिंक लगभग 30 किलोमीटर में गढ़मुक्तेश्वर का कट आएगा, मतलब गढ़मुक्तेश्वर आएगा, जहाँ पे गंगा जी हैं और वहाँ लोग रुके होते हैं स्नान के लिए। ये लगता है कोई गलत चला गया, वापस लेके जा रहा है, नीचे से जाना है शायद, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे ट्रैक्टर वाले ये खड़े हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं शायद, पता नहीं क्या है। बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, लोग बैठे हुए हैं। चलिए, अब आगे 1-2 ढाबे आ रहे हैं, फेमस शिवा ढाबा आ रहा है, ओल्ड राव ढाबा आ रहा है, बट हमने आज लेट ब्रेकफास्ट किया तो शायद हम ना रोकें, शायद हम सीधा शाम को 4 बजे के आसपास रोकें और वही डिनर कम लंच कर लें, देखते हैं, सोच रहे हैं। जी ढाबा कितना सही बनाया हुआ है, राजा जी हवेली भी है, राजा जी ढाबा भी है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और पंजाबी मतलब गुरुमुखी में भी लिखा है, और डीजल पोल्यूशन वाले भी हैं यहाँ। सही है, सब फैसिलिटी दिख रही है। हम भी देखते हैं ऐसे किसी ढाबे पे रोक के थोड़ा चाय वाय पिए, वॉशरूम वगैरह यूज़ करें। थोड़ा हमारी बॉटल्स खाली हो गई हैं, पानी भी भरना है, वो भी भर लें, सोच रहे हैं। हो गया एग्जैक्ट 2 घंटा 2 मिनट चलते हुए, और यहाँ पे ओल्ड राव का बोर्ड भी दिख गया सामने है। ओल्ड राव अब यहाँ से कितना 10 मिनट दूर है, देखते हैं क्या पता वहीं पे बायो ब्रेक के लिए रोकें। और सुबह से चल चुके हैं हम एग्जैक्ट 100 किलोमीटर, और अब रह गया अपना रास्ता 190 किलोमीटर। अब थोड़ा टाइम भी कम हो गया, लग रहा है आगे जैम सुधर गया है, बिकॉज़ अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि 4 घंटे 17 मिनट लगेंगे, और 5:30 मतलब 5:38
लगा लीजिए 5:30 से 6 बजे के बीच हम 5:30 से 6 बजे के बीच हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। पर के आई थिंक पास आ गए, बिकॉज़ यहाँ मूढ़े बिकते हैं बहुत। अब पता नहीं साउथ में इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ में जैसे मूढ़ा ही बोलते हैं। अब बांस का है, किसका लकड़ी का बनता है, ये इस पर बैठते हैं। और रस्सी का भी होता है, रस्सी का होता है, लकड़ी का होता है। ये मैंने एक आध बार लिया है यहाँ से पहले। एक बार मैं फ्रेंड के साथ आ रहा था तो उस फ्रेंड ने भी लिया था। यहाँ इनकी काफ़ी लंबी लाइन है। और ये जगह मुझे अच्छे से इसलिए भी याद है बिकॉज़ एक बार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वैगन आर। तब पहली ट्रिप पे गए थे शायद वैगन आर लेके, और उसका बैटरी फूक गया था। मतलब बैटरी फूक नहीं गया था, बट अपने को समझ नहीं आया। उसकी ऑल्टरनेटर की तार घिस गई थी, वो जो बेल्ट होती है घिस गई थी, अपने को पता नहीं था। तो बैटरी बंद हो गई। तो एक जगह हमने दिखाया तो उसने बोला बैटरी ख़राब है। फिर हमने 3,500 की बैटरी चेंज कराई यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पहले। फिर 100 किलोमीटर गाड़ी चला के हम इधर आए, तब हम नैनीताल से दिल्ली जा रहे थे। इधर पहुँचे तो फिर बैटरी ख़राब हो गई। फिर इधर जिस बंदे ने देखी उसने बोला ऑल्टरनेटर की जो बेल्ट है वो घिस गई है, नई लगानी पड़ेगी। तो 1500 का खर्चा बताया उसने। और मैंने उससे बोला कि भाई देख, 2 बार रास्ते में हो चुका है, एक बार मैकेनिक को दिखाया कुछ नहीं हुआ, दूसरे वाले ने बैटरी चेंज करा दी, अब तो तीसरा है, तो जो भी है सही बताइए। उसने कहा गारंटी है। कह रहा यहाँ से मेरा नंबर रख लो, जहाँ भी जाओगे अब गाड़ी नहीं रुकेगी इसके बाद, बस तार वो बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी। 1500 रुपये लगेगा, बिकॉज़ अभी जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, थोड़ा शहर में जाना पड़ेगा, तो सब कुछ करा को रुके। फिर मैंने करा और वो बंदा एकदम सही था। बेल्ट ख़राब थी, मैंने फालतू में बैटरी चेंज कराई, नई बैटरी चेंज कराई मैंने। और फिर यहाँ आके पता लगा कि बस बेल्ट का इशू था। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर में कोई बहुत भयंकर जैम बता रहा है। इतना भयंकर बता रहा है कि बोल रहा है ये रोड छोड़ के सर्विस लेन से जाओ। और सर्विस लेन में भी जैम बता रहा है। मेन हाईवे पे तो बता ही रहा है, सर्विस लेन पे भी बता रहा है। और आगे दिखना भी शुरू हो गया है, ट्रक वगैरह, बसड़, बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। सो लग रहा है कि अब हम जैम एंटर कर रहे हैं। अब यही था शायद इस रास्ते का सबसे भयंकर जैम, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 40 मिनट ऐड कर दिए थे इसने हमारी ट्रिप पे। सुबह जब हम निकले थे तो 5.5 घंटे की ड्राइव बोल रहा था, फिर होते होते ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की ड्राइव बताई। सो 1 घंटा ऐड हुआ, ये इसी जैम की वजह से हुआ है शायद। चलिए, किसी टोल प्लाज़ा की लाइन देखो आप कितनी लंबी है, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी है। और शायद टोल प्लाज़ा के आगे भी जैम है, शायद इसलिए लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है। बस टोल प्लाज़ा की वजह से तो इतना नहीं होता। और आप हमारा मैप भी देख सकते हो, हमारा टाइम बढ़ गया। ये कह रहा है +1 आवर 8 मिनट्स, मतलब ये जैम 1 घंटे का जैम बता रहा है, 1 घंटा 8 मिनट का जैम। तो लगा लीजिए अब कितना बड़ा जैम होगा ये। चलिए देखते हैं, निकलते हैं। ये हम लगभग 20 मिनट इस टोल प्लाज़ा पे खड़े रहे हैं और अब हम एग्ज़िट पे आए हैं। बट एग्ज़िट पे आने का भी कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ आगे जैम ही है, सामने जैम में ही घुसेंगे निकल के भी। चलिए चलें आगे। अभी है लगभग, ये कह रहा है कि 1.5 घंटे का जाम है यहाँ, पता नहीं क्यों। तो चलिए चलते हैं। कर जाम में फंसे हुए लगभग आई थिंक अपने को आधा घंटा हो गया और निकलने का कोई आसार नहीं दिख रहा। अभी 1-1.5 घंटा और यहाँ से लगेगा निकलने में, लग रहा है। इसलिए अब समझ आया, हमें पीछे क्या था, ट्रक रोके हुए थे बहुत सारे, पुलिस वाले ट्रकों को आगे नहीं आने दे रहे थे हाईवे पे। तो अब समझ आया कि इस जैम की वजह से पुलिस वालों ने ट्रक को रोका हुआ है, बिकॉज़ यहाँ के थानों ने उधर इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि इधर जाम है, तो वो ट्रक को नहीं आने दे रहे, बिकॉज़ ट्रक आएंगे तो और जाम बढ़ेगा। इसलिए जो ट्रक हैं वो सारे पीछे रुके पड़े हैं। पीछे लगा लीजिए जो पिछला टोल प्लाज़ा आया था उस पर, और उसके बाद बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे और पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करी हुई थी, गाड़ियों और बाइकों को जाने दे रहे थे, ट्रकों को रोक रहे थे। तो मुझे समझ आया कि वो उन्होंने जैम निकलवाने के लिए ट्रक रोके हैं। एक बार जैम साफ़ हो जाएगा रात को तो आई थिंक फिर वो ट्रक छोड़ेंगे। बट फिर भी ट्रक ना भी छोड़े तब भी यहाँ अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का जैम है। और ये जैम में फंसे हुए 1 घंटा हो गया, अभी भी अगले 1 घंटे में भी निकलने की उम्मीद नहीं है। तो बैठे बैठे थोड़ा कैशुअल खा लेते। मैं तो गाड़ी भी बंद कर दी 10 मिनट के लिए, गाड़ी को भी आराम दें, 3-4 घंटे से ऑन है। ये खुलने का तो कोई नामो निशान नहीं है। सामने आप देख सकते हो, कोई उम्मीद नहीं है 1-1.5 घंटा खुलेगा। और ये हम 1:17 पे इस एरिया पे आए थे और अब 3:17 हो गए हैं। 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे में हमने बस 2 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं करा है, 1 किलोमीटर भी नहीं किया है शायद। पीछे तो खड़े ही थे, गाड़ी बंद, बीच में बंद भी कर दी थी, बट गर्मी इतनी है कि 38 डिग्री गाड़ी भी बंद नहीं रख सकते, तो 10 मिनट बंद करके फिर चलाना ही पड़ता है। अब चलाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। सामने आप देख सकते हो अभी भी जाम खुला नहीं है, बस ये है कि अब चल रहा है। पहले तो बिल्कुल ठप था, पहले तो ऐसा था कि गाड़ी बंद करके बैठ जाओ, अब ऐसा है कि गाड़ी चल रही है।
अब ऐसे चलते भी रहेगी तो अच्छी बात है, किसी ना किसी तरह हम निकल जाएंगे चलता भी रहे तो। बस अगर वो पुराना वाला दोबारा हो गया कि गाड़ी बंद करके बैठना पड़ जाए, फिर तो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। यही आप देख लो, जब हम निकले थे गूगल ने बोला था 5:30 हम अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। अब गूगल खुद 7:30 बोल रहा है और मुझे लग रहा है कम से कम आधा पौने घंटे का जाम अभी और है। तो 8 साढ़े 8 से पहले लग नहीं रहा हम पहुंच पाएंगे। वैसे मैसेज तो कर दिया मैंने होम स्टे वाले सर को कि हम जाम में फंस गए। हम निकले तो टाइम में थे, बट यहाँ भयंकर जाम मिल गया। चलिए निकलते हैं। ये आगे दोबारा जाम में फंस गए, फिर रुक गया ट्रैफिक। ये घर से हमने वो करे थे, क्या करे थे, ड्राई फ्रूट्स थोड़े क्या बोलते हैं, तवे पे गरम करे थे। आलमंड और कैशू है, काजू और आलमंड को क्या बोलते हैं, बादाम। काजू और बादाम है। इनको ऐसे ही बनाया था हमने रास्ते में खाने के लिए, और कहीं तो खाया नहीं। आज जाम में फंसे हैं तो आज खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं, होपफुली अब 40-45 मिनट में निकलेंगे इससे, पता नहीं। घाट के यहाँ पे आए, यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस वाले फाइनली निकाल रहे हैं गाड़ियाँ धीरे धीरे करके। शायद अब निकल पाएँ जैम से, पता नहीं। इधर भी जाम हो गया इसके चक्कर में, रिवर्स साइड में भी, बिकॉज इधर का ट्रैफिक उधर जा रहा है, उधर से आ रहा है। चलिए अब लग रहा है कि शायद हम निकल गए हैं। लगभग कितना टाइम लगा अपने को, 3 घंटे। कितने बजे आए थे हम, 1:15 पे आ गए थे। 1:15 पे आए थे, 4:01 हो गया है। अब लग रहा है कि थोड़ा खुला है, बट अभी पुल पे तो है जाम, पुल पे थोड़ा सा जाम है। और ये जाम का आधा कारण ये भी है कि गाड़ियाँ इधर हैं। आज लगता है कोई शुभ दिन है गंगा जी में नहाने के लिए, इसलिए बहुत लोग आए हैं। दूसरी साइड भी पूरा आगे तक जाम दिख रहा है, बिकॉज़ इधर का ट्रैफिक निकालने के लिए उधर का भी जाम हो गया। तो चलिए अब 3 घंटे लगभग में लग रहा है कि निकल गए। अभी भी गारंटी नहीं है, अभी भी थोड़ा सा दिखा रहा है और 10 मिनट का जाम दिखा रहा है, बट अब शायद उम्मीद है कि निकल जाएंगे। अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता रह गया। ऑलमोस्ट 5:30 बजे हमें लोकेशन पे पहुंचना था, और अभी ये बोल रहे हैं कि हम पहुंचेंगे 8 बजे के आसपास। चलिए, और ये हम आ गए हैं गंगा जी के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक जाम, मतलब लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं। मतलब लोग वही है, आज कुछ है, 2 अक्टूबर है और अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आज से हुए, कल से होंगे शायद। हाँ, ये गंगा मैया है, यही गंगा मैया के दर्शन के लिए ही है ये भीड़ और जाम। गंगा मैया की जय। पानी भी है, अच्छा लग रहा है, बट उतना नहीं है। कई बार तो पूरा कवर्ड होता है, अभी थोड़ा कम है। ये कौन है भाई साहब, इससे रुका नहीं जा रहा 1 मिनट। चलिए गंगा जी पार करते हैं, मुरादाबाद की साइड जाते हैं, गढ़मुक्तेश्वर, ये गंगा धाम पार करते हुए। ट्रैफिक खुल गया है, बट दूसरी साइड देखो आप, दूसरी साइड पूरी जाम हो गई है। और इसका कारण ये है कि वहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक रोक दिया है, और ये हम लगभग 3-4 किलोमीटर आए, अब जाके यहाँ पे ये जाम ख़त्म हुआ है। सो दूसरी साइड का जो जाम है वो पुल से 4 किलोमीटर यहाँ तक आ गया है। पहले ये खुला हुआ था, पहले ट्रैफिक निकल रहा था, बट उधर का थोड़ा रॉन्ग साइड का ट्रैफिक फट सा है, एम्बुलेंस फंसी पड़ी है रॉन्ग साइड पे, उनको निकालने के लिए इधर का ट्रैफिक बंद कर दिया। अब इधर वाले फंसेंगे, जो यहाँ से दिल्ली जा रहा होगा आज वो फंसेगा 3-4 घंटे। ये अब हम गढ़मुक्तेश्वर के जाम से अच्छे से निकल गए हैं, और बेबी को पीपी करना है बोल रहा है, तो थोड़ा रोक देते हैं। यहाँ पे लग रहा है रोकने लायक। बेचारा और कोई गाड़ी वाला भी रुका है, उसको भी सेम इशू हुआ होगा लग रहा है। चलो बेबी यहीं पे पीपी कर लो, फिर चल लेना आगे। 4:20 और अपने को यहाँ पे कट दिख गया है उसका, किसका, बीकानेर वाला का, और उस पर लिखा है कि अगले कट से आप नीचे जाएं और 100 मीटर पे बीकानेर वाला आएगा। सो बीकानेर वाला पे वॉशरूम भी यूज़ कर लेंगे सोच रहे हैं, और थोड़ा घी जलेबी मिलेगी तो घी जलेबी भी खा लेंगे। और चीज़ों का तो अपने को इतना शौक़ नहीं है, बट हाँ घी जलेबी होगी तो खा लेंगे। दिख तो गया मुझे बीकानेर वाला, अब पार्किंग होगी या नहीं होगी इसके पास वो मुझे नहीं पता। चलिए देखते हैं, यहाँ 3-4 हैं, कहीं ना कहीं तो पार्किंग मिल ही जाएगी। हल्दीराम भी है। और ये हम रुके हैं हल्के से ब्रेक के लिए और नाश्ते के लिए, 4 बज गए, तो इवनिंग स्नैक्स एक छोला भटूरा लिया हमने, यही शेयर कर रहे हैं। ये 189 का था। 2 लस्सी ली हमने, ये 206 रुपये की है, मतलब 103 रुपये की एक है। बस यही है आज का। अब इसके बाद डिनर खाएंगे कुछ रास्ते में, देखते हैं क्या खाएंगे। अभी है और 3-3.5 घंटे का ड्राइव है, तो रास्ते में एक बार और खाएंगे। ये तो बस स्नैक्स के लिए रुके थे हम। ये हम हल्दीराम पे बैठे हैं। बेबी ने 1 प्लेट खा लिया, हाफ़ खाया, 1 भटूरा खाया, बट अभी उसका पेट नहीं भरा, तो हमने एक और मंगाया। हमारा 356 नंबर है, अभी 342 चल रहा है वहाँ पे, तो हम वेट कर रहे हैं। 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। 356 आएगा तो पापा को बताना। ये हल्दीराम पे बैठे हैं हम। ये 2 वो लिए थे, लस्सी लिए थे हमने। छोले भटूरे 1 लिया था पहले, अच्छा लगा, ख़त्म हो गया, फिर एक और एक्स्ट्रा मंगाया है, नंबर लगाया, अभी लेके आएंगे। ये अब हम सेकंड
लाए हैं, एक हमने खा लिया, मतलब 3 लोगों ने एक प्लेट खाया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आधा आधा वाइफ और मैंने खाया था, एक भटूरा, एक फुल भटूरा बेबी ने खाया था। बेबी को अच्छा लग रहा है तो हमने एक और मंगा लिया, एक ये बेबी खा लेगा, हाफ हाफ बेबी और मैं शेयर कर लेंगे, हो जाएगा। वैसे भी 5 बज गए, अब कितना हैवी क्या ही खाएंगे। और ये गरम गरम भटूरा खाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे हम इसे मंगाते हैं घर पे हैदराबाद में हल्दीराम से, बट जब वो आता है तो वो मज़ा नहीं रहता, ऐसा फूला हुआ उसी टाइम पे खाना। ये देखिए धुआं निकल रहा है। हाँ, इसका अपना ही अलग मज़ा और टेस्ट है, जो मतलब वो मंगाया हुआ कंपेयर ही नहीं कर सकते। चलिए फटाफट खाते हैं, लंबा रास्ता 3 घंटे का, फिर चलेंगे। मेरा तो हो गया। बेबी कैसा लगा छोले भटूरे? अच्छा लगा। वहाँ से जो हम हैदराबाद में हल्दीराम में खाते हैं उससे अच्छा है या वैसे ही है? ऑलमोस्ट सेम। वो ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा है? उसमें तो पिकल डालते थे ना। हाँ ओके ओके, मतलब दोनों लगभग बराबर रहा। मुझे तो ये अच्छा लगा, ऑब्वियसली गरम गरम था। और ये हम खाना खा के, मतलब मैं एटलीस्ट आ गया हूँ। बेबी और उसकी मम्मी अभी रेस्टोरेंट में है। आके मैंने थोड़ा एसी ऑन कर लिया कि जब तक वो आएंगे गाड़ी ठंडी हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ 38 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर, काफ़ी गर्म है दिल्ली। ऑब्वियसली हैदराबाद में इतनी गर्मी नहीं थी जब हम आए। हैदराबाद में दिन में मैक्सिमम 31-32 जा रहा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था, तो इधर काफ़ी गर्मी है। तो आके मैंने एसी वेसी ऑन कर लिया। बिलिंग की बात करें तो लगभग 600 रुपये का अपना बिल आया। 189 के छोले भटूरे थे, हमने 2 खाए, सो आप लगा लो 189 बोले तो 190 भी मान ले तो 380 के छोले भटूरे हो गए, और 206 रुपये का लस्सी था। लस्सी 103 रुपये का था, आई थिंक 99 प्लस टैक्स ऐसी कुछ होगा। सो ऑलमोस्ट 600 रुपये में अपना अच्छे से खाना हो गया। और ये वाइफ और बेटा भी अब इधर से आने लग गए हैं, मुझे दिखे। ये रहा विक्रांत, वो उधर है, उसकी टोपी दिख रही है। आ गए ये लोग भी। चलिए अब निकलते हैं, ये लोग भी आ गए। और ये आप देख सकते हो, ये जैसे ही आप बीकानेर वाला से खा के निकलोगे तो लगभग 500 मीटर में आपको पहली चीज़ तो कोको बीबी पंप दिख जाएगा, बट अपना डीजल लगभग फुल है। तो हम रिटर्न में देखेंगे, भराना है तो अभी भरा के तो कुछ जाएगा ही नहीं। 10-12 लीटर जाएगा शायद, या 10 लीटर भी नहीं जाएगा। सो क्या पॉइंट। बट यहाँ पे है, पहले नहीं होता था, अभी हो गया है तो अच्छी बात है। और यहाँ खाने के भी बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। मैं लास्ट 2000 दिल्ली में कब थे हम, 2019 में हम लास्ट थे, तो उसी के आसपास में आया था। तब ना कोको बीपी था, ना खाने के इतने ऑप्शन। एक वो होता था मैकडोनल्ड वगैरह होते थे, वो मुझे पसंद नहीं था। और एक वो होता था उस ज़माने में, क्या जो हम खाते थे, सागर रत्ना, और वो भी दूसरी साइड होता था। सो अब ये काफ़ी सही हो गया। चलिए हाईवे पे यहीं से कट लेते हैं। जब हम पहले आते तब भी था, और ये हल्दीराम भी नहीं था तब, ये हल्दीराम भी अब आया है, मतलब पिछले 2-4-5 साल में आया होगा, पहले नहीं था। वो बीकानेर वाला तो था ही नहीं, बस उल्टी साइड पे आगे में कहीं एक सागर रत्ना आता था। चलिए अच्छी बात है, अब जिन लोगों को यहाँ आना है तो खाने के बहुत ऑप्शंस हो गए हैं अब यहाँ। और ये आप देखो, ये है उत्तरी भारत का हाईवे, नॉर्दर्न इंडिया का हाईवे, नेशनल हाईवे 9 जा रहा है पंजाब से उत्तराखंड। हम भी उत्तराखंड ही जाने, हमारे साथ साथ चलेगा काफ़ी दूर तक ये। अब लगभग 46 किलोमीटर्स में हम एक लेफ़्ट मार लेंगे और ये हाईवे छोड़ देंगे, और हम NH 734 पे चढ़ जाएंगे, नेशनल हाईवे 9 पे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मेरी बीवी ने बीच पे काट दिया। और अब 46 किलोमीटर्स लगभग मुरादाबाद के जस्ट बाद हम एक लेफ़्ट मार लेंगे, और वो अपने को ले जाएगा बाजपुर की साइड। और बाजपुर के आसपास में ही यूपी उत्तराखंड बॉर्डर आएगा, और उससे थोड़ा आगे में फिर अपना होम स्टे आ जाएगा। 3 घंटे का रास्ता रह गया है, 137 किलोमीटर्स रह गए हैं। बट अब ये अच्छा वाला हाईवे 45 किलोमीटर्स ही रह गया, उसके बाद छोटी रोड आएगी। काफ़ी सुना होगा कि हम सागर रत्ना पे खाते थे, रोड की दूसरी साइड, वो यही वाला है। यहाँ पे देखिए आप, सागर रत्ना प्योर वेज राइट साइड में, यहीं आते थे हम। यहाँ एक आध बार हमारा टायर भी पंचर हुआ था, फिर आगे ठीक कराया था। आज तो बहुत कम गाड़ियाँ, बिकॉज एक्चुअली ये उल्टी साइड है, तो ये संडे क्राउडेड होता है, संडे और मंडे, बिकॉज संडे मंडे पब्लिक वापस आ रही होती है पहाड़ों से। आज अभी जाने का दिन है, इसलिए उसमें भीड़ नहीं है, बट अगर आप लौटने के दिन आओगे बहुत भीड़ होगी। इस बार शायद ना खाएं, बिकॉज अब तो हम साउथ इंडिया में ही खाते हैं ओरिजिनल जगह पे, तो शायद इधर ना खाएं। बट पहले जब हम दिल्ली में रहते थे, बिकॉज प्योर वेज, साफ़ सुथरा ढंग का खाना यहाँ मिलता था। ये जा रही है दिल्ली से बढ़नी कृष्णा नगर वाया बलरामपुर, और ये बलरामपुर डिपो की बस है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बलरामपुर वही शहर है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पहले कुछ इलेक्शन में से एक इलेक्शन जीता था। हाँ, बलरामपुर चीनी मिल्स भी बलरामपुर में है, और अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए एक ट्रेन चलती है जो बलरामपुर से चलती है ग्वालियर तक, और उसका नाम दिया गया है सुशासन एक्सप्रेस।
सुशासन एक्सप्रेस इसलिए बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी एक इलेक्शन ग्वालियर से जीते थे और एक बलरामपुर से जीते थे अपने टेन्योर में, मतलब वो बहुत सालों तक एमपी थे, बहुत इलेक्शन जीते थे, उनमें से मतलब इन 2 एरिया से भी जीते थे। तो बिकॉज़ ये 2 एरिया उनकी लेगेसी को कनेक्ट करते हैं और बीजेपी उनके टाइम को सुशासन बोलता है, मतलब अच्छा शासन। मैं भी मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बहुत काम हुआ था, बहुत चीज़ें हुई थी। हाँ, उनके टाइम पे अच्छा था, काम भी बहुत हुआ था, दिल्ली मेट्रो तब स्टार्ट हुई थी, सो काफ़ी चीज़ें हुई थी, मतलब विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स अच्छे नेता थे वो। तो उनकी ट्रेन है और बढ़नी क्या है, ये जो बढ़नी है ये दिल्ली से पहले जाएगी लखनऊ साइड जाएगी, फिर बलरामपुर जाएगी, बलरामपुर डिपो की बस है, बलरामपुर से फिर ये बढ़नी जाएगी। बढ़नी कृष्णा नगर जो है वो एक बॉर्डर है नेपाल का। जब हम लास्ट टाइम नेपाल गए थे, इस गाड़ी को एक बार लेके गए हम, तब हम इसी बॉर्डर से गए थे। ये बहुत एक छोटा आउटपोस्ट है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बट हमें पता था, तो हम इसी बॉर्डर से गए थे। यहाँ पे आसानी से अपना काम हो गया था। इसको इंडिया में बढ़नी बोलते हैं। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, वहाँ पे जो नेपाल की साइड शहर आता है उसे कृष्णा नगर बोलते हैं। तो ये बस देख के मेरी वो सारी यादें ताज़ा हो गई। चलिए जा रहे हैं हम कॉर्बेट की ओर। जैम है और चलो जाने दो। हम यहाँ से अंदर जाते थे या पता नहीं, इस बार ये 11 किलोमीटर आगे से बता रहा है लेफ़्ट लेना है। लेना लेफ़्ट ही है, मुझे भी वही याद है, बट मुझे लगा हम इससे लेते थे पहले, या मे बी आई एम मिस्टेकन, हो सकता है। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ इस रूट पे, तो हो भी सकता है सिमिलर वाला कट दिखा तो कंफ्यूज हो गया। बट एज़ पर गूगल 10 किलोमीटर में अपने को लेफ़्ट लेना है। और इधर भी ट्रक रोके हुए हैं, आई थिंक ये वही आगे जाम है, कहाँ पे, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी पे जाम है। तो आई थिंक ये बाकी इधर वाले ट्रक उल्टी साइड के यहीं रोक दिए हैं कि वहाँ का जाम क्लियर हो, फिर इन ट्रकों को भेजें। तो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, जाम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे थे। बट फिर भी आज आई थिंक कुछ है, तीरथ दिन है या कुछ है, जिसके चक्कर में भयंकर ट्रैफिक है गढ़मुक्तेश्वर पे। तो आप ये नेशनल हाईवे 9 पे देखो, आप भर के रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये लग रहा है पीछे कहीं इन्होंने रोक दिया इन ट्रकों को, उधर गढ़मुक्तेश्वर ये ट्रक ना पहुंच पाए, जाम ना बढ़ा पाए बोल के। पुलिस वालों की सोच सही है कि यहाँ ट्रकों को रोक दो, जाम आगे नहीं होगा। बट अब ये ट्रक रुक गए तो क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ भी इधर जाम में फंस गई हैं, और ये गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं अपना मतलब टाइम बचाने के लिए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो रॉन्ग साइड से आएंगे तो कुछ देर बाद यहाँ भी जाम हो जाएगा। बट चलते हैं, इसका पहला संकेत है रामगंगा नदी। ये वही रामगंगा नदी है जो कॉर्बेट से आती है, कॉर्बेट के जंगलों के बीच से बहती हुई आती है। और इसमें कॉर्बेट में आपको मगरमच्छ मिलेंगे, मछलियाँ मिलेंगी, टर्टल्स मिलेंगे। बहुत हेल्दी रिवर है, मतलब ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम मछलियों का और पानी वाले जानवरों का सस्टेन करती है कॉर्बेट के जंगलों में। अब यहाँ से बस 4.5 किलोमीटर आगे जाना है और अपने को कॉर्बेट वाला लेफ़्ट आ जाएगा, जो कॉर्बेट नैनीताल दोनों साइड जाता है। मतलब नैनीताल जाने के 2 रास्ते हैं, हल्द्वानी से जाएँ या यहाँ से जाएँ, मतलब यहाँ वाला आ जाएगा, छोटी हल्द्वानी वाला। तो चलिए अब 4 किलोमीटर में लेफ़्ट मार। अब ये अपना कट आ गया है और इधर अपने को 500 मीटर में लेफ़्ट होना है, और इधर पुल पे कुछ रिपेयर काम चल रहा है। और सामने आप बोर्ड भी देख सकते हो, तो ये कह रहा है कि अगर आपको काशीपुर जाना है तो आप लेफ़्ट हो जाएं, लखनऊ के लिए स्ट्रेट जाएं, रामपुर के लिए स्ट्रेट जाएं। तो हम काशीपुर एग्जैक्टली तो नहीं जा रहे, बट काशीपुर के लिए आगे से एक अलग कट आएगा, हमारे लिए एक अलग आएगा, बट अभी के लिए यही लेफ़्ट है। यही लेफ़्ट नैनीताल भी जाएगा, यही लेफ़्ट कॉर्बेट भी जाएगा, यही लेफ़्ट हल्द्वानी भी आप यहाँ से जा सकते हो, आगे से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। जिम कॉर्बेट, हाँ यहाँ लिखा है, ये देखिए जिम कॉर्बेट का कट लिखा है। सो ये जिम कॉर्बेट वाला कट है, ये अब हम ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब ये छोटी रोड होगी, इतना चौड़ा हाईवे नहीं होगा 4 लेन वाला, आगे जाके ये सिंगल लेन हाईवे हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं हम मुरादाबाद शहर के आउटर पे हैं। अगर मुरादाबाद शहर अंदर जाना है तो यहीं से लेफ़्ट लेके जा सकते हैं, बट हम राइट जाएंगे। हम जा रहे हैं आगे काशीपुर की साइड, वो इधर राइट में आएगा, और आगे कॉर्बेट और फिर छोटी हल्द्वानी का भी रास्ता यही है। हमें छोटी हल्द्वानी मतलब काला ढूंगी तक नहीं जाना, उससे जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले एक गांव का कट आ जाएगा जो लेके अपने को अपने होम स्टे जाना है। तो चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो हम पतली सी रोड से निकल रहे हैं, और अब इस रोड की दिक्कत यही है, किलोमीटर तो बस अब 86 रह गए हैं, पर इस 86 किलोमीटर्स के लिए हमें कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगेंगे। रीज़न बीइंग यही है कि ऐसी ही रहेगी, सिंगल लेन रहेगी और रोड भी बहुत अच्छी नहीं है। जब ये बन रही थी तब मैं आया था 7-8 साल पहले इस रोड पे, तब ख़राब थी,
एक बार बन गई तो एक आध साल ठीक थी, फिर अब दोबारा ये रोड बेकार ही है। इसलिए छोटे से डिस्टेंस के लिए भी मतलब 85 किलोमीटर्स के लिए भी 2.5 आवर्स बता रहा है। अदरवाइज हाईवे पे तो 1 घंटे में इतना कवर हो जाता। और रहेगी भी ये सिंगल लेन, उधर से भी ट्रैफिक आ रहा होगा, ओवरटेक मारने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ किलो ना किलो धूल उड़ रही है। अभी शाम है फिर भी इतनी धूल दिख रही है। उसका कारण ये है कि रोड बन रही है। ये कुछ साल ठीक थी बनने के बाद, अब ये दोबारा रोड मतलब कम पड़ रही होगी, तो इसका वाइडनिंग का या बनने का काम चल रहा है। देखिए आप ऐसे लग रहा है सामने कुछ नहीं दिख रहा। ये बड़ी ख़राब रोड है, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 500 मीटर में अपने को एक राइड लेना है। और ये रोड मुझे बहुत अच्छे से ये राइड इसलिए याद है बिकॉज जब मैं गाड़ी नई नई सीख रहा था 2017 में, जब मैंने नई वैगनार ली थी, तब आई थिंक 2-3 महीने हुए थे मुझे गाड़ी चलाते हुए, 2 महीने हुए थे। और मैं अपनी पहली ट्रिप पे आया था इधर, पहली या दूसरी ट्रिप पे आया था, मैं और फ्रेंड आए थे। सो हुआ क्या था, यहाँ पे आके ना अपनी क्लच प्लेट फूक गई थी पहाड़ से, मतलब नैनीताल से आते हुए, और गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और हमें समझ नहीं था, मेरे इससे पहले कभी गाड़ी ली नहीं थी घर वालों ने या किसी ने भी, तो मेरे को पता नहीं था क्या हुआ। तो फिर वहाँ पे आके फिर हमने किसी मैकेनिक को यहाँ पे किसी तरह धक्का देते हुए लाए। यहाँ एक मैकेनिक था, उससे बात करी, फिर उसने बताया कि इसकी क्लच प्लेट फूक गई है और 2000 कुछ की तो क्लच प्लेट आएगी, 1100 रुपये या पहले 1500 बोल रहा था मैं लूँगा। फिर मैंने बोला यार थोड़ा बात करा, तो फिर 1100 रुपये उसने लेबर लिया था। सो ऑलमोस्ट 3500 में अपनी क्लच प्लेट यहाँ चेंज हुई थी इसी बाज़ार में। एग्जैक्टली यहाँ लेफ्ट में ही था। ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, यही मैकेनिक था। दिखाओ लेफ्ट में, ये जो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं मैंने क्लच प्लेट चेंज कराई थी। वो पहली बार हुई थी। उसके बाद फिर एक और बार हुई जब मसूरी जा रहे थे, तब मैं, वाइफ और बेबी थे, तब भी क्लच प्लेट फूक गई थी। पता नहीं क्यों उस वैगनार में फूकती रहती थी, या मैं गलत चलाता था, मैं पता नहीं ज़्यादा क्लच पे पाँव रखता था, क्या था मुझे भी नहीं पता कारण, बट उसमें क्लच प्लेट खूब फूकती थी। ये ऑटोमेटिक है तो इसमें मुझे क्लच यूज़ नहीं करना। अब इसमें भी कोई सिस्टम तो होगा जो फूकता होगा, गाड़ी चल रही है तो ट्रांसमिशन में कुछ तो होगा क्लच जैसा, बट मुझे नहीं पता। ये ऑटोमेटिक है तो इसमें तो मुझे क्लच दबाना नहीं है, बस रेस देनी है। बट हाँ, ये मेरे साथ बहुत हुआ। वैगनार ने बहुत सिखाया अपने को। वो वैगनार 1 लाख किलोमीटर चलाई मैंने, 1.5 लाख की गाड़ी ली थी, उसे 1 लाख किलोमीटर चलाया। मेंटेनेंस में मेरा बहुत खर्चा आया बिकॉज ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी थी, कभी कुछ फूक जाता था कुछ। बट जितना उसने सिखाया, मैं क्या मतलब क्या बोलते हैं, वो ज्ञान जो उसने बांटा, वो ये बहुत वैल्यूबल था कि क्लच फूक सकती है, गियर ऑयल चेंज करना चाहिए, हमेशा गाड़ी में पार्ट्स रखने चाहिए, बड़ी चीज़ें मैंने उससे सीखी। इसलिए आज का मेरा ट्रैवल काफ़ी स्मूथ रहता है। ये गाड़ी थोड़ी नई भी है तो ये इतनी दिक्कतें नहीं देती। वैसे अब तो 1,20,000 किलोमीटर 20,000 ये भी चल गई, बट उस गाड़ी ने बड़ा सिखाया। वैगनार की बहुत सारी सीखें हैं जिसकी वजह से आज मेरा जर्नी स्मूथ होता है। ये आप देखो शाम के 6:30 बज गए और अच्छे से अंधेरा हो गया है। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम बाजपुर से आई थिंक 20-30 किलोमीटर पहले हैं। अब जो हमारा होम स्टे है वो तो टोटल 77 किलोमीटर रह गया है और ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 मिनट, मतलब लगा लीजिए 2 घंटे का रास्ता बता रहा है। और ये सामने एक दिक्कत क्या हो रही है कि सामने जब ट्रैफिक आ रहा है ज़्यादा तो सब लोगों ने हाई बीम लगाई हुई है, तो मेरे को अपनी साइड कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज सामने से इतना ट्रैफिक आ रहा है। और अगर मेरे सामने रोड खाली है और कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो मुझे पता नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल ब्लाइंड में चल रहा हूँ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि सामने कुछ नहीं है हल्के में, बट बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है रात को सिंगल लेन रोडों पे गाड़ी चलाना, बट कई बार मजबूरी पड़ जाती है। आज भी थोड़ा हम लेट हो गए और निकले टाइम पे थे। गढ़मुक्तेश्वर में 2 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा उसने अपना स्केड्यूल बिगाड़ दिया। अदरवाइज़ तो इस टाइम पे हमें 5:30 पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पे, अब हम 8:30 पहुंच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे ऐड हो गए। अदरवाइज़ तो इस टाइम पे हम पहुंच के आधा घंटा हो भी चुका था हमें बैठे हुए होम स्टे पे, और तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट चलिए अब जैसे भी है निकालना पड़ेगा, टाइम जाना पड़ेगा। और ये इधर आप ट्रक देखो, ये चला गया लेफ़्ट, ये चला गया काशीपुर और कॉर्बेट की साइड। तो अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाओगे तो ये एक मेन रास्ता है इधर से आते हुए काशीपुर और कॉर्बेट जाने का। आगे एक कट भी आएगा, मतलब एक दिल्ली से आओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगा। जहाँ हम रुक रहे हैं छोटी हल्द्वानी के पास, वहाँ से एक और रोड है जो काशीपुर और कॉर्बेट जाती है, वहाँ से भी वो ऑब्वियसली आगे है अभी। वो तो अभी लगभग वो 50-60 आई थिंक छोटी हल्द्वानी 50-60 किलोमीटर आगे होगा। ओ बाप रे, क्या गड्ढा है, मतलब गाड़ी चली जाए निकले ना, ऐसा गड्ढा है, बाप रे। चलिए निकालते हैं। और ये जो मुझे बोर्ड दिखा अभी जस्ट पीछे, तो बाजपुर यहाँ से 32 किलोमीटर्स है। बाजपुर के यहाँ पे बॉर्डर आएगा उत्तराखंड और यूपी का। बाजपुर 32 है और नैनीताल 91 है।
वैसे नैनीताल भी आराम से यहाँ से पहुँचा जा सकता है, बट ऑब्वियसली हम नैनीताल नहीं जा रहे और अभी सही टाइम भी नहीं है बिकॉज आधी जनता वहीं जा रही होगी तो वहाँ बहुत भीड़ होगी। और नैनीताल आना चाहिए जैन फेब में, जब कोई नहीं आता तब अच्छा लगता है। और यहाँ कोई पुलिस वालों का चेक पोस्ट भी है, बट बॉर्डर तो अभी आ गया है। चलिए चलते हैं बाजपुर की ओर, फिर वहाँ से आगे जाएंगे अपने होम स्टे की ओर कालाडूंगी के पास। ये इधर कोई शहर है और भयंकर जाम है इधर, आप देखो भयंकर वाला जाम है। लगेगा 5-7 मिनट इधर से निकलने में। और ये शहर के बीच से रोड जा रही है, वैसे हाईवे बाईपास कराते हैं शहर से, बट पता नहीं जब ये बनाया रोड शायद तब ये मेन शहर नहीं होगा, अब हो गया होगा ओवर टाइम डेवलप होते होते, बट ऐसे लग रहा है मेन शहर के बीचों बीच से जा रहे हैं। चलिए, और ये आप बोर्ड देखो, बाजपुर 29, नैनीताल 90, काशीपुर 30, रामपुर 26। सो ये सब जगह के बोर्ड दिख गए और पीछे मुरादाबाद भी 30 किलोमीटर पीछे, ये ज़्यादा पीछे नहीं है। सो चलिए हम जा रहे हैं अभी बाजपुर की साइड। और ये फाइनली अब हमने टांडा पार किया है, ये रामपुर ज़िले का हिस्सा है टांडा। यही आई थिंक एक थोड़ा घिचपिच शहर यही आता है, इसके बाद बाजपुर आता है। बाजपुर में भी थोड़ा घिचपिच रहता है ट्रैफिक का, बट जितना मुझे याद है इससे कम रहता है, सबसे ज़्यादा घिचपिच यहीं रहता है। तो यहाँ लगा अपने को लगभग 10 मिनट लगा पार करने में, बट अब हमने पार कर लिया है। अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 68 किलोमीटर्स, बट इसे कवर करने में अपने को लगेंगे 1 घंटा 45 मिनट। यहाँ एक दुकान पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड दिखा, यहाँ बहुत सारी बिरयानी की दुकानें, अगर आप देखोगे तो पीछे से ही चलती हुई आ रही हैं। तो एक बिरयानी की दुकान थी और उस पर लिखा था बिल्कुल शुद्ध चिकन बिरयानी। तो मैंने कहा क्या बात है, जनरली होता क्या बिल्कुल शुद्ध वेज खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट बंदे ने क्लियर कर दिया था कि भाई देखो हम तो चिकन बिरयानी बनाते हैं शुद्ध वाली। शायद उसने वो मूवी देखी होगी जिसमें कौवा बिरयानी खिला देते, रन मूवी, वो विजय राज को। तो आई थिंक इसलिए लिखा होगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड लगा मुझे, शुद्ध चिकन बिरयानी। और ये हम कोसी नदी पार कर रहे हैं। कोसी तो बिहार में आती है, अब ये वही वाली कोसी है या कोई दूसरी है, बट मैप में यही लिखा है कोसी नदी। अब दिखेगा तो आपको क्या ही, इतना अंधेरा हो गया, बट हम उसके पुल से जा रहे हैं। कोसी नदी का पुल लिखा है यहाँ पे। अब ये कोसी अलग है, कोशी अलग है, पता नहीं क्या है, बट बिहार का दुख कहते हैं सौरव बिहार कोसी नदी को, बिकॉज वो हर साल बाढ़ ला के बिहार में बहुत मतलब वो करता है, डुबा देती है सब कुछ। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये एक और कोई छोटा शहर गांव आ गया है, और यहाँ से बाजपुर बस 11 किलोमीटर दूर है, मतलब अब बॉर्डर आने वाला है, बाजपुर के पास ही बॉर्डर है। और क्या बोलते हैं, नैनीताल 70 किलोमीटर कुछ है, आई थिंक 71 या ऐसी कुछ है। सो नैनीताल भी पास में, आई थिंक यहाँ से 2 घंटे में तो पहुँच ही जाते होंगे जो लोग नैनीताल जाते हैं, बट हमारा तो उतना लंबा रास्ता नहीं है, हमारा 50 किलोमीटर रह गया। हमें कोटबाग के पास एक गाँव में जाना है, सो वहाँ के लिए टोटल अपना रह गया है ओनली 50 किलोमीटर्स। और पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, बट आखिरी बॉर्डर आज का आ गया, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, काशीपुर 21, नैनीताल 63, रुद्रपुर 35। सो अब हम आ गए हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जय श्री राम। सो फाइनली हम आ गए हैं हमारी ट्रिप की आखिरी स्टेट में। अब उत्तराखंड ही है जहाँ अगले 8 दिन रहेंगे हम। सो ये उत्तराखंड का ही ट्रिप हमने प्लान करा था। सो सबसे लंबा स्टे इस ट्रिप में ऑब्वियसली उत्तराखंड में। अगली 8 रातें उत्तराखंड में, 3 रातें यहाँ रहेंगी जिम कॉर्बेट के पास, और फिर 5 रातें देहरादून में रहेंगे हम, जो कैपिटल है उत्तराखंड का, और फिर हम अपना रिटर्न स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू अस। हाँ, ये आप देखो खलोन होटल, और इस जगह का एड्रेस देखो आप, नैनीताल रोड, दोराहा, बाजपुर, यूएस नगर, उत्तराखंड। सो अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस जगह को बोलते हैं यूएस नगर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं जब भी इस रोड पे आता हूँ कि हम यूएस नगर क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को इस बात को वो चेक करना है तो आप ये भी देख सकते हो, एक वो है क्या है, अगर आप KMVN की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अगर आप KMVN के होटल्स ढूंढोगे कहाँ कहाँ है, तो उनका एक होटल है वहाँ पे यूएस नगर में। ये हम इधर रुके हैं बाजपुर शहर, और यहाँ पे हमें फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, खीरा लेना है, थोड़ा एप्पल ले रहे हैं रात को। अब कुछ खाएंगे नहीं बिकॉज 5 बजे हैवी वो खाया था हमने छोले भटूरे, तो रात को डिनर कुछ लाइट करेंगे। ज़्यादा भारी भी खाओ तो मतलब बीमार पड़ने का चांस रहता है। तो मैंने यहीं गाड़ी रोकी है, पीछे फ्रूट वाले हैं, वाइफ गई है, अगर दिखाने की कोशिश करूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ एप्पल है, आगे और भी फ्रूट हैं, केले वेले, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है एप्पल,
थोड़े हार्ड है, सही है। और ये मैं बॉइल्ड एग ढूंढ रहा था तो मुझे दुकान मिल गई फाइनली, और हमें खीरे की दुकान भी मिल गई। खीरे आ गए हैं, यहाँ पे बॉइल्ड एग्स पड़े हैं, ये वहाँ अंदर है। ये चाय की दुकान है, चाय भी है, बॉइल्ड एग्स भी हैं। तो हम बॉइल्ड अंडे पार्सल करा रहे हैं, थोड़ा आगे जाके खा लेंगे। ये हमारे बॉइल्ड एग्स रेडी हो रहे हैं। आज यही है हमारा डिनर, हमने 8 यही पार्सल कराए हैं। कल कुछ जाएंगे लोकल खाने ढूंढते हुए, बट आज इसी से काम चलाएंगे। और ये आप देख सकते हो रेलवे फाटक है। ये आई थिंक ये वाली लाइन है जो काठगोदाम जा रही है। ये बरेली होते हुए काठगोदाम जाने वाली लाइन है शायद, मुझे ऐसे ही लगता है, बिकॉज इस रोड पे वही पड़ती है। और आगे काठगोदाम भी पड़ता है रेलवे स्टेशन। और ये इधर पीछे आई है, आई थिंक रामनगर कॉर्बेट साइड से आई है, बरेली साइड से। चलिए ये बासपुर क्रॉस कर रहे हैं हम। ये आखिरी बड़ा शहर है आज के रूट का। अब जो आएंगे छोटे मोटे ही आएंगे, इतना बड़ा नहीं आएगा। ये थोड़ा बड़ा शहर है यहाँ के स्टैंडर्ड से, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है। अंडे ले लिए हमने, खीरे ले लिए, सेब ले लिए। सो आज का हमारा हेल्दी डिनर सेट है। और जैसा कि हमने आपको कहा था, आज का डिनर एग, बॉइल्ड एग। ये मैंने 8 लिए थे हम तीनों के लिए, बीवी और मेरे लिए 3, बेबी के लिए 2। बेबी कह रहा था नहीं खाएगा, बट खा रहा है, अच्छी बात है। जब कुछ नहीं मिलता तो ये हेल्दी चीज़ है, बिकॉज़ ऑमलेट भी बनवाएंगे तो तेल वेल होगा। इसमें तो पानी है, और पानी उबलने के बाद पानी में कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती। और कैलोरीज तो इसमें होती हैं, एक अंडे में आई थिंक 70 कैलोरी कुछ होती है। तो अगर आप 4 खाओगे तो 250 कैलोरी टाइप हो जाएगी, तो बॉडी के लिए भी सही है। बट इसमें और कोई फालतू चीज़ नहीं होती, मतलब सॉल्ट नहीं है, शुगर नहीं है, और नेचुरल चीज़ है, तो बॉडी के लिए भी सही है। वैसे यहाँ एक पंजाबी स्वाद ढाबा दिख गया जैसे मैंने अंडे लिए, बट अब तो हम नहीं खाएंगे पंजाबी स्वाद पे, अब हम सीधा कल सुबह ही खाएंगे। तो चलिए डिनर करते हैं बॉइल्ड एग्स का और चलते हैं। और ये आप देखो, ये जंगल की रोड है, और इस रोड के साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी। एक बार हम रात को आ रहे थे इधर, मैं और मेरा दोस्त, हम निकले थे मुनस्यारी की ट्रिप पे, हफ्ते 10 दिन की ट्रिप पे निकले थे मैं और फ्रेंड। और पहली रात हमें यहाँ पे रुकना था, आगे छोटी हल्द्वानी से थोड़ा सा ऊपर एक जगह पे जाके रुकना था। सो हम रात में आ रहे थे, हम निकले थे रात को 12-1 बजे, ऑफिस ख़त्म करके बाइक पे निकले थे। तब ये रोड बन रही थी, आई थिंक मेरी शादी वाले साल की बात है ये, 2016 में शादी हुई ना, 15 में। अच्छा 15 में, हाँ तो 15 के शुरू की बात है ये। सो 2015 में, हाँ अप्रैल में घूमने आया था। हाँ तब हमारी बात होती थी जब घूमने आया था। तो इधर हमें जाना था मुनस्यारी साइड। तो हम क्या हुआ, ये कट भूल गए। तब गूगल मैप वगैरह का इतना आइडिया नहीं था, या था भी तो उसने ढंग से दिखाया नहीं। हम आगे चले गए और वहाँ पे मुरादाबाद पहुँच गए। अब मुरादाबाद भी नहीं, रामपुर पहुँच गए हम। और रामपुर से एक दूसरी रोड आती है जो इस रोड पे आके मिलती है। तो उधर पुलिस वालों से हम पूछने लग गए रात में, अब 3 बजे, और कोई था नहीं। तो पुलिस वालों से, भाई किधर जाएं, क्या करें। तो पुलिस वाले ने पहले ऊपर से नीचे देखा अपने को, और फिर बोला मत जाओ, कहता जंगल का रास्ता कुछ भी हो सकता है बट तब जवान थे, जोश था, हमने कहा ऐसा क्या, हम तो अब बिल्कुल ही जाएंगे। और फिर हमने पूरी रात में ये यहाँ आई थिंक हम सुबह 4-4:30 बजे आए थे इस सेक्शन में, और ये सेक्शन हमने पार किया। ये सामने आप देखिए, ये रोड क्या है कि लगभग 2 किलोमीटर आगे में नैनीताल रोड का कट आ जाएगा, जहाँ लेफ़्ट अगर आप ले लोगे तो आप ऊपर नैनीताल की साइड चले जाओगे। बट हमें वहाँ नहीं जाना, तो हमें अब 500 मीटर में एक कट लेना है लेफ़्ट, जो हमारे मतलब कोटबाग गांव की साइड जाएगा, जहाँ हमें जाना है। बट यहाँ पे हल्के हल्के पहाड़ शुरू हो गए हैं। ये आपको आज समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ आज हम अंधेरे में पहुँचे हैं। कल हम क्या करें, कल ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने घूमने आएंगे हम। यहाँ एक म्यूज़ियम है, जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, मुझे वो बेबी को दिखाना भी है। तो हम कल पक्का इधर आएंगे, बेबी को म्यूज़ियम भी दिखाएंगे, और खाने पीने की भी इधर दुकानें हैं, तो खाना पीना भी कुछ खा पी के जाएंगे। यहाँ एक बंदा है, मीट चावल बेचता था पहले, अब पता नहीं कल होगा तो देखेंगे। चलिए, यहाँ रोकेंगे तो नहीं, फॉरेस्ट पोस्ट लिखा है, नहीं रोका तो नहीं किसी ने भी। ये देखिए आप, हम कितनी सुनसान रोड से जा रहे हैं, ना इंसान दिख रहा है, ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कुछ आ रहा है। और ये शायद पहाड़ की रोड है, ये ऐसे रोड घूम घूम के जा रही है। कर्व आए अभी पीछे 1-2, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा पहाड़ है या प्लेन है। कल सुबह हम इधर घूमने आएंगे तो समझ आएगा। बट एडवेंचर तो पूरा है, ये देखिए, ना पीछे कोई ना आगे कोई। ये तो सही है कि हमारी गाड़ी अच्छी कंडीशन में चल रही है। हाँ लाइट भी नहीं, अदरवाइज गाड़ी दिक्कत दे दे तो यहाँ तो मामला ख़त्म है, बिल्कुल कोई नहीं है। बस हम चले जा रहे हैं।
जब से हमने वो कट मारा उस हाईवे पे लोग थे काफ़ी सारे। मंदिर फाइनली एक मंदिर दिखा और थोड़े लोग दिखे, थोड़ी बाइक पे लोग दिखे। बट बहुत बढ़िया कोई ये जंगल है, कल मज़ा आएगा, यही समझ आ रहा है अपने को एक्सप्लोर करने में। चलिए, और ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ लाइट मार के मेरे साइड से। बट ये सामने ये छोटा सा पानी का झरना है। हाई बीम नहीं, हाई बीम ही है शायद। ये देखो आप, यहाँ पे छोटा सा पानी का झरना है। ये रोड हम वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं, बट आपको ये अभी इतना समझ नहीं आ रहा होगा। क्या है वो कुछ एनिमल भी है उधर, वो छोटा सा है ना। हाँ, पापा को भी दिखा। क्या है? पता नहीं, छोटा सा वाइल्ड बोर है क्या है, कुछ छोटा सा एनिमल भी था। चल हाँ, कल आएंगे यहाँ से। तो ये कल आई थिंक हम कालाडूंगी जाएंगे कॉर्बेट म्यूजियम, तो अपने क्रॉस करना पड़ेगा। तो कल आपको अच्छे से दिखाएंगे। अभी तो ऐसे ही है, अब 8-9 मिनट का रास्ता रह गया है और 3 किलोमीटर रह गया हमारा होम स्टे। और ये हल्के से पहाड़ में है हमारा होम स्टे, यही समझ आ रहा है हमें, बिकॉज ये हम कर्व हल्के हल्के चढ़ रहे हैं। ज़्यादा पहाड़ नहीं है, ऐसा नहीं है नैनीताल जैसा, बट हल्का सा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। और ये 290 किलोमीटर पार करके, मतलब दिन भर चल के हम आ गए अपने होम स्टे पे। काफ़ी अच्छा है, बट अभी रात है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हम कल सुबह आपको अच्छे से दिखाएंगे। टेरेस भी बड़ी अच्छी है, वहाँ से सितारे भी बड़े अच्छे दिख रहे हैं, स्टार्स। टेरेस शायद एक बार देखेंगे अभी, अदरवाइज़ कल देखेंगे। आज थोड़ा थक गए हैं। हाँ, क्लियर स्काई है आज। और बहुत सही होम स्टे है, बिकॉज़ खिड़की है एकदम, उससे ऐसे फ्रेश ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। बिकॉज़ दिल्ली में 38 डिग्रीज था, गर्मी था। सो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अभी रात को तो इतना समझ नहीं आएगा। सो आज हमने कवर करे 290 किलोमीटर। निकले हम दिल्ली, निकले हम हरियाणा से, जो मतलब गुड़गांव से निकले जो हरियाणा में। फिर हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली पार करके हम यूपी आए, यूपी पार करके हम उत्तराखंड आए। थोड़ा लेट हो गए हम, वैसे हमें 3 घंटे पहले आना था, बट हम गढ़ मुक्तेश्वर में 3 घंटे फंस गए थे जाम में। तो उसकी वजह से हम थोड़ा लेट पहुँचे। अभी 9 बजे हैं, एग्जैक्ट 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। अदरवाइज़ हम आई थिंक 6 बजे आ जाते। और हमने हल्का लंच किया था वहाँ पे, हल्दीराम नहीं, बीकानेर वाला पे। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया था। और थोड़े बॉइल्ड एग्स वगैरह रास्ते में खा लिए थे। सो वी आर ऑल गुड, वी आर ऑल डन। चलिए, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। कल हम यहाँ आसपास घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। कालाडूंगी जाएंगे, जिम कॉर्बेट म्यूजियम है वहाँ। कोटबाग वाटरफॉल कहीं दिखा रहा था, वो पता करेंगे, अगर आसपास होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। सो कल का इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, कल मिलते हैं।